नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज हम बात करेंगे नर्मदा जिला की 2 सीटों के बारे में और भरूच जिले की 5 सीटों के बारे में। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजकोट स्टूडियो से पंकज सिंह जाडेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले अगर नर्मदा सीटों की अगर हम बात करें, जिसमें नांदोद का जो नाम है वो पहला आता है, जिसमें भाजपा की ओर से देखा जा सकता है कि ये बार उन्होंने फीमेल कार्ड वहां खेला है। डॉक्टर दर्शना देशमुख है, उन्हें ये टिकट दिया गया है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से हरीश वसावा है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो प्रफुल्ल वसावा का नाम सामने आता है। जी, ये 3 कैंडिडेट के सिवा अगर चौथे कैंडिडेट की बात करें तो निर्दलीय है, वो है हर्षद वसावा। मतलब देखिए, चारों पार्टियों की ये मजबूरी रही है कि यहाँ वसावा को ही टिकट दे। जाहिर सी बात है कि इनका जो पूर्व रिकॉर्ड रहा है वो ऐसे उम्मीदवार को ही सूट करता है जो वसावा है। इसलिए डॉक्टर दर्शनाबेन वसावा, हरीश वसावा और ये अपने डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने डॉक्टर नामधारी जो कैंडिडेट है, अगर जिसकी डिग्री के नाम के आगे डॉक्टर लगा है, ऐसे कैंडिडेट को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 2012 में भाजपा के शब्द शरण तड़वी ने कांग्रेस के हरीश वसावा को 15,727 वोट के जंगी लीड से हराया था। उसके बाद 2017 में कांग्रेस के प्रेम सिंह वसावा यहां जीत के आए थे। 2012 में एक तरफ तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता था और 2017 में प्रेम सिंह वसावा जो कि कांग्रेस के थे वो यहां से जीते थे। नांदेड़ की अगर बात करें तो यहाँ टोटल वोटर जो है उनकी संख्या 2,32,242 है। इसमें ब्राह्मण ज्ञाति के, वणिक ज्ञाति के और पाटीदार ज्ञाति के वोटर भी शामिल है। इनकी तीनों अगर ज्ञातियों की बात करें, ब्राह्मण, वणिक और पाटीदार, उनकी कुल मिला के वोट की संख्या जो है वो 32,000 है। एक गणित है ये नांदोड़ का जो ज्ञातिगत गणित है, ये तीनों के मिलके 32,000 वोटर है। जबकि तड़वी, वसावा, भील, ये जो ज्ञाति है और आदिवासी सहित की उसके साथ जो ज्ञाति है, उनके वोट 1,46,000 है। कहां 32,000, कहां 1,46,000। लघुमती जो वोटर है वो भी 15,000 के करीब है और मेन बात जो बक्सी पंच के जो वोटर है वो 18,000 है। मतलब कि नांदोड़ के लिए अगर कहा जाए तो सभी ज्ञातियों का यहाँ वर्चस्व है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटर जो है वो आदिवासी समाज के हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों पार्टियों को, ये एसटी के लिए रिजर्व सीट है, उसमें आदिवासी समाज के ही उम्मीदवार को और ऐसे उम्मीदवार को खास करके जिसकी वसावा बिरादरी के हो जी, उनको ज्यादा महत्व देना पड़ता है। मजबूरी भी हो सकती है और जरूरत भी। आदिवासी दलित मतदार यहाँ जो है वो इस सीट की हार जीत हमेशा से, चाहे वो बीजेपी जीती हो चाहे कांग्रेस जीती हो, लेकिन वो नक्की करते आए हैं, वो तय करते हैं। आदिवासी और दलित वोटर जो है वो यहाँ इस सीट पर हार और जीत नक्की करते हैं। खास करके अगर बात करें तो तड़वी समाज का प्रभुत्व इस सीट पर सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल। इसके बाद अगर नर्मदा जिले की ही दूसरी सीट की और नजर करें, डेडियापाड़ा की अगर हम बात करें कि वहां पर भी देखा जा सकता है, अगर भाजपा की बात करें तो हितेश वसावा मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक फीमेल उम्मीदवार को चुना है, जेरमाबेन वसावा। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो चेतर वसावा का नाम सामने आता है। जी, चैतर वसावा के सिवा बीटीपी की ओर से बहादुर वसावा भी खड़े जी। हालांकि जब गुजरात में चुनाव की तैयारी हो रही थी तब अरविंद केजरीवाल ने बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया था जी। बहुत
सारे प्रवास भी उन्होंने इसलिए किए थे कि बीटीपी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गठबंधन हो गया बीटीपी के साथ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने मुकाबला करना आसान रहेगा। बिल्कुल। बीटीपी को वो यहाँ से उम्मीदवार को चाहते नहीं थे, उनका साथ और सपोर्ट लेके वो इस क्षेत्र में आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें घूंस मारना चाहते थे जी। इसलिए उन्होंने ये गणित बिठाया था। खास करके दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बहुमत नर्मदा जिले के अंदर भी ज्यादा है, तो असुद्दीन ओवैसी ने भी यहां मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए अपनी पैठ बनाई हुई है। नर्मदा जिला की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ये देड़ियापाड़ा जो है वो भी देखिए नजदीकी है वहां से। ये तमाम पार्टियों के लिए है, यहां आदिवासी वोट बैंक जो है वो है, उसके सिवा यहां किसी का चारा नहीं है। और हर एक पार्टी इसी प्रयास में हमेशा लगी रहती है कि आदिवासी वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए। बिल्कुल। देखिए मूल शब्द आदिवासी है, लेकिन बीजेपी ने इस बार नरेंद्र मोदी ने वनवासी शब्द दिया है। पिछले 2 दिन से राहुल गांधी और भाजपा के जो प्रवक्ता है उनके बीच में यही शाब्दिक वॉर चल रहा है जी। कि जो आदिवासी मूल के लोग हैं उनको बीजेपी ने वनवासी घोषित कर दिया, वन के वासी घोषित कर दिया। शब्द गलत नहीं है, वन में रहने वाला वनवासी, जो आदि जाति का है वो आदिवासी। लेकिन राहुल गांधी ये मौका तलाश रहे हैं ये कहने का कि अगर यहां आपने बीजेपी को घुसने दिया, ये पूरे क्षेत्र में बीजेपी का वर्चस्व यहां बढ़ गया, तो आने वाले समय में आपको वन से वो लोग बाहर निकाल देंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे। क्योंकि बीजेपी के 2-3 जो ऐसे उद्योगपति मित्र हैं उनको वो जंगल बेच देना चाहते हैं, ये आक्षेप लगा रहे हैं राहुल गांधी। कहे तो अखबारी भाषा में उसको अगर कहे तो उनको भड़का रहे हैं, भड़काओ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। इसमें सच्चाई कितनी है वो तो भी कोई कह नहीं सकता, लेकिन वनवासी और आदिवासी 2 शब्द के ऊपर भी बीजेपी और कांग्रेस अटके हुई है। इसी से मतलब समझ में आ सकता है कि क्षेत्र का महत्व कितना है, बहुत ज्यादा है। ये जो वोटर है उनको लुभाने के लिए हर एक पार्टी प्रयास करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी जो भी नई आई है उसने भी यहाँ घूसपैठ बनाने की कोशिश की। असुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर घूसपैठ अपनी जो घूस है वो बनाने की कोशिश की है कि कम से कम इस क्षेत्र के अंदर पैर रख के साउथ गुजरात का जो गढ़ है उसको जीता जा सकता है। ये प्रथम पादान है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के अंदर पैर जमाने के लिए, तो सभी पार्टियां ये प्रयास कर रही है। ये इस क्षेत्र की जो खास बात यह है कि यहां से जीतने वाले जो उम्मीदवार है वो बाकी की और भी आदिवासी सीटों के अंदर जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं जी। और पिछले टर्म जितनी भी टर्म है उसके अंदर ये देखा भी गया है जी। आदिवासी विस्तार में आप और ये जो बीटीपी का गठबंधन हुआ था उसके अंदर केजरीवाल खुद हाजिर तो रहे थे, बहुत बड़ी फौज भी उन्होंने उतार दी थी अपने कार्यकर्ताओं की, बहुत बड़ी घोषणा भी की थी। लेकिन एक बात और भी है कि जैसे ही केजरीवाल ने यहां अपनी पैंठ बनानी शुरू की उसी समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस क्षेत्र का तुरंत दौरा किया उसके पीछे पीछे ही, और वहां 3 करोड़ के लाभ जो होते हैं उन्होंने तुरंत वितरित कर दिए। देखिए बांस आधारित जो उद्योग है, बांस आधारित जो उद्योग है उसके 4 कौशल्य वर्धन केंद्रों का उन्होंने तुरंत ही लोकार्पण किया आदिवासियों को रिझाने के लिए। आम आदमी पार्टी की एंट्री होते ही इसी से पता चलता है कि देड़ियापाड़ा क्षेत्र जो है वो हर एक पार्टी के लिए बहुत खास महत्व रखता है। जी जी बिल्कुल।
इसके बाद अगर हम भरूच जिले की बात करें तो सबसे पहले जंबूसर सीट सामने आती है, जिसमें भाजपा की ओर से डीके स्वामी मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो संजय सोलंकी, और अगर आम आदमी पार्टी की बात यहाँ पर करें तो साजिद रेहान को उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है। और यहाँ पर देखा गया है कि भाजपा ने यहाँ पर जो एक कट्टर हिंदू बोलते हैं वो फेस को इस्तेमाल किया है ये बार। जी जी, सही बात है। क्यों जम्बूसर के अंदर 2,39,157 वोटर है, उसमें 12 चुनाव अभी तक जो पिछले हुए हैं उसमें 7 बार कांग्रेस जीती है, 5 बार बीजेपी जीती है। 5 बार बीजेपी का उम्मीदवार छत्र सिंह मौर्य ही था। अभी या तो वहां उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जी। या वो जीते हुए जो उम्मीदवार है उसके सामने वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। पिछली 7 टर्म से बीजेपी ने यहां उम्मीदवार चेंज नहीं किया था जम्बूसर से। इस बार उन्होंने डीके स्वामी पर दाव लगाया है जी। संजय सिंह सोलंकी जो है वो भी इस क्षेत्र का जाना माना नाम है, लेकिन साजिद रेहान जो है आम आदमी पार्टी का, वो यहाँ के वोटरों के लिए नया नाम है। बिल्कुल। जम्बूसर की एक खास बात यह है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ 50% से कम वोटिंग कभी नहीं हुआ, एक रिकॉर्ड है। यही चीज दर्शाती है कि यहाँ का जो मतदाता है वो कितना सजग है, जागरूक है, वो जानते हैं वोट की कीमत क्या है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में, कि जहां औसतन वोटिंग जो होती है वो 30, 35, 40% से ज्यादा नहीं होती है। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई ऐसा समीकरण बन जाता है कि 50 के करीब करीब पहुंच जाती है, लेकिन लगातार 50% से कम वोटिंग कोई क्षेत्र में अगर नहीं हुआ है तो ये है। जी जी बिल्कुल। और अगर पिछले बार का भी अगर 2017 का हम गणित देखें तो ऐसे तो यहाँ पर से कांग्रेस जो है जम्बूसर सीट से विजेता हुई थी, लेकिन मार्जिन काफी कम है, 6,412। और उससे पहले की बात करें तो भाजपा आई थी। अगर उसके पहले 2007 की बात करें तो कांग्रेस जीती थी, 2002 देखे तो भाजपा। यानी शायद कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो हर 5 साल में यहाँ पर भी देखा जाता है। कुछ सीटें ही गुजरात में ऐसी है जहां पर ऐसा है कि लगातार जनता जो है कभी भाजपा कभी कांग्रेस इस तरीके से मतों का बंटवारा करती रहती है। जी, परिवर्तन इसलिए यहाँ पर होता रहता है क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ का जो वोटर है वो सजाग बहुत ज्यादा है जी। 5 साल तक इनको आपने जो मौका दिया है जी। इस बार 5 सालों के अंदर उनके मन के मुताबिक जो काम नहीं हुआ है तो वोटर जो है वो तुरंत ही वहां अगले चुनाव के अंदर जो है और एमएलए चुन लेता है। वो जीती हुई पार्टी के जो एमएलए होते हैं, जो सिटिंग एमएलए है, उनकी बातों में दूसरी बार नहीं आते हैं। वो सजग है, वो हिसाब मांगते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने क्या काम किया है, क्योंकि यहाँ की जो जरूरत है वो ग्राउंड फ्लोर पर जो काम होता है वो जरूरत है। जीवन और मृत्यु का सवाल होता है कभी कभी, अगर उसकी प्राथमिक जो सुविधा है वो पूरी नहीं हो पाती तो वहां लोभ लालच में ज्यादातर नहीं आते हैं, सजाग है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा शिक्षित है, लेकिन सजग है, वो बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद अगर भरूच जिले की ही बात करें तो दूसरी सीट जो सामने आती है वो है वागरा, जिसमें भाजपा की ओर से अरुण सिंह राणा मैदान में है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सुलेमान भाई पटेल मैदान में है। अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तो जयराज सिंह को उन्होंने अपना टिकट जो है वो दिया है। और यहाँ पर शायद देखने वाली बात यह है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है उनका प्रभुत्व कुछ है, जिस वजह से भी कभी ना कभी पार्टियों को कुछ मुश्किलें भी पड़ी हुई है भूतकाल में। जी सही बात है आपकी, बिल्कुल। यहाँ के जो टोटल मतदाता है वो 2,17,862 है। पहली बात जी। ये शुरू से कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, शुरू से ही वागरा जो बैठक है वो जी। अभी तक के चुनाव में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 4 बार यहां से चुनाव जीत पाई है।
सिर्फ 4 बार। इसी से पता चलता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। 14 बार टोटल अभी तक का जो चुनाव हुआ है इस क्षेत्र में, उसमें 10 बार कांग्रेस जीती है, सिर्फ 4 बार बीजेपी जीती है। वो भी कोई इतने ज्यादा मार्जिन से वो जीत दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम वोट है वो निर्णायक है। जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम वोटर यहाँ बहुत ज्यादा है। वो कांग्रेस के वफादार वोटर रहे हैं पहले से। लेकिन 1990 में यहाँ कांग्रेस का क्लीन स्वीप हुआ था जी। 1990 में जी। विक्रम सिंह चौहान जो बीजेपी के थे वो यहाँ से जीते थे। मार्जिन काफी कम था। उसके बाद 1995 में भाजपा के ही खुमान सिंह वसोया थे, वो यहाँ से जीते थे। बिल्कुल, ये उसकी दूसरी जीत थी। बाकी 2012 और 17 में भी यहाँ बीजेपी जीती थी। बिल्कुल। मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा अगर यहाँ किसी का वोट है तो वो आदिवासी और क्षत्रिय, ये वोटर ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर वोटर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुस्लिम वोटर ज्यादा होने की वजह से कांग्रेस को यहाँ देखिए 14 में से 10 बार जीत मिली है। भाजपा को जो 4 बार जीत मिली है, जैसे मैंने आपको बताया 1990, 95, 2012 और 17 में, वो समीकरण अलग रचे गए थे। बिल्कुल। खास करके अगर बात करें 2012 की, तो वो नरेंद्र मोदी की, और 2017 की अगर बात करें, ये नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ की जीत एक जिसे कहते हैं नाक का सवाल बन गई थी। बहुत जोर लगाया था इस दोनों चुनाव में, 2012 और 17 में। ये उस समय की बात है जब ये चाहते थे कि साउथ के अंदर, दक्षिण गुजरात के अंदर बीजेपी की पैठ जो कोई क्षेत्र में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कमजोर है जी, और कमजोर कड़ी है, उसको वहां मजबूत करना चाहते थे। लेकिन इसका एक नुकसान बीजेपी को यह हुआ कि उन्होंने इस क्षेत्र में जितना जोर लगाया, जितना ध्यान देने की कोशिश करी जी, उसका खामियाजा उसको सौराष्ट्र में भुगतना पड़ा 2017 में, पाटीदार अनामत आंदोलन की वजह से जी। तो जहां बीजेपी हमेशा 100 सीट से ऊपर ही जीतती आई थी, वो 99 में आके सिमट गई थी पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बैलेंस बनाने के लिए बीजेपी ये दक्षिण गुजरात के इस क्षेत्र में ज्यादा जोर आजमाइश करने में लगी हुई है इस बार। साथ ही साथ देखिए ये सौराष्ट्र के अंदर भी पिछली बार जहां इसका नुकसान हुआ था, यहाँ भी वो मतलब बैलेंस ऐसे बना रही है। आज देखिए, आज की बात है, बीजेपी की कम से कम 90+ रैली और सभा एक ही दिन में, टोटल 182 सीटों में 90+ जगहों पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन पे कोई जगह या तो रैली है, कोई जगह या तो सभाएं है, मीटिंग है, एक दो है। सेंट्रल से नेता आए हुए हैं, अन्य स्टेटों के मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक एक ही दिन में गुजरात में, जैसे इसको बोलते हैं कारपेट बॉम्बार्डिंग, वो उन्होंने अब शुरू की है। चुनाव में क्या होता है, वैसे कहा जाता है कि जो पहला घाव होता है वो राणा का होता है, लेकिन चुनावी जो शतरंज है उसके अंदर आखिरी घाव जो होता है वो राणा का होता है। जो आखिरी दाव लगाता है वो जीतता है। आखिरी दाव सटीक होना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी यही अपनी रणनीति पे ऊपर काम कर रही है। चुनाव आते आते देखिए, अभी नरेंद्र मोदी की इतनी सारी सभाएं होगी, अमित शाह की इतनी सारी सभाएं होगी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पद यात्रा बीच में छोड़ के 2 दिन गुजरात में आके चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वहां के एमसीडी के चुनाव में व्यस्त है। ईशुदान गढ़वी को ऐसी सीट दे दी है जहां वो फंस गए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पिछले 1 सप्ताह से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार अभियान था, जो उन्होंने शुरू में आक्रामक रूप से शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं पिछले 7 दिनों से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। कोई उसकी ऐसी खबर नहीं आ रही है जो अखबार की सुर्खियां बने, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे गोपाल इटालिया के बारे में हो, चाहे ईशुदान गढ़वी के बारे में हो।
सुर्खियां पहले जो ना आक्रामकता, बनना दिख रही थी वो चुनाव अब के कहीं समय गुम पे, गई। जी, चुनाव के समय में अखबारों की सुर्खियां ना बनना एक नेगेटिव साइन हो सकता है। जी तो पहले जब जहां ऐसा माना जाता था कि त्रिकोणीय जंग है गुजरात के अंदर इस बार, वो अभी धीरे धीरे वो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी जो परंपरागत जो शत्रु जिसको मानते हैं पॉलिटिकल भाषा में, वैसे जी शत्रु तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि देखा हुआ है कि ये जो नेता लोगों को दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, वो जी नजदीक नजदीक एक सोफे पे बैठ जी के एक बिल्कुल। दो अलग अलग जी थालियों बिल्कुल। में भोजन कर और रहे एक होते राज्य हैं, का तो एग्जाम्पल भी है कि दिखावे के लिए भाजपा और होते हैं। कांग्रेस तो दोस्ती भी कर सकती है। जी जी जी। तो जी ये त्रिकोणीय जंग जो माना जाता था वो पिछले 7 दिनों में दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके आम आदमी पार्टी के जो जो कैंडिडेट उन्होंने जहां जहां उतारे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो एक जी खानापूर्ति के लिए उतारे हैं, तो बिल्कुल। धीरे धीरे चुनाव के जो चुनाव का अगर मानचित्र एक बनाए उसके अंदर से वो थोड़ी सी उनकी जो छवि है धूमिल होती जा रही है, दिख नहीं रही है। जी तो लगता है ऐसा कि चुनाव आते आते पहले चरण का और दूसरे चरण का चुनाव आते आते पिक्चर में ही ना रहे। और बिल्कुल। जो बरसों से होता आया है पिछले 27 जी सालों की अगर बात करें तो कि मेन जो लड़ाई है, जो फाइट है, जी चुनावी फाइट है, वो दो पार्टियों के बीच में ही जाके रह जाए। आम आदमी का जो वजूद है सिर्फ इसलिए रह जाए कि वो कोई पार्टी का वोट काट सके, जैसे निर्दलीय उम्मीदवार काटते थे। जी जी बिल्कुल। इसके बाद जो सीट सामने आती है वो है झगड़िया। यहाँ पर भी ये सीट का एक अहम रोल रहेगा क्योंकि भाजपा की ओर से हम देख सकते हैं रितेश वसावा जो है वो मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो फतेह सिंह वसावा को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने महिला उम्मीदवार को उतारा, उर्मिला भगत। और अगर निर्दलीय की बात करते हैं तो छोटू वसावा ये बार जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी। यहाँ अगर एग्जिट देखा जाए तो पंचकणीय जो जंग जो है, आम आदमी पार्टी, जी बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी के एक उम्मीदवार महेश वसावा, जी जिन्होंने फॉर्म वापस छोटू ले लिया वसावा था। के साथ, जी छोटू वसावा निर्दलीय है, बीटीपी के अंदर से महेश वसावा, जी पंचकोणीय जंग जी झगड़िया के उन्होंने क्षेत्र में इस फॉर्म बार वापस ले वोटों के लिया था, लिए ऐसा विड्रॉल लगता कर है। लिया था। आप जो बोल रहे हो जी वो जी जंग के लिए सभी तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइट अब शायद देखने को ना मिले। हाँ, अंदरूनी कुछ रहेगी पर शायद खुल के सामने नहीं। खुल के सामने नहीं आया। झगड़िया के अंदर लगता है इस बार वोटों के लिए बिल्कुल झगड़ा होगा, जैसे मानते झगड़िया के बीच में झगड़ा, जी ऐसा कोई जी गुजराती जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मैंने ऐसा कोई टाइटल भी अच्छा कहीं पढ़ा था। तो जी इस बार झगड़िया के अंदर रितेश वसावा, फतेह सिंह वसावा और ये छोटू वसावा, जी महेश ये तीनों वसावा, के बीच 4 में, जी वसावा। बिल्कुल, ये तीनों के बीच में जंग जो है वो देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो अगर जी हम छोटू वसावा की बात करें तो 7 टर्म उन्होंने जीती है। जी और पर कहीं वो ना कहीं अगर निर्दलीय जैसे कि है। आप बात कर रहे थे महेश वसावा, एक खबर आई थी कि दोनों जो पिता पुत्र हैं उनके बीच में भी कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सोचा था कि मैं भी उम्मीदवारी जो है वो अपनी दाखिल करूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जैसा बोलते हैं कि पिता पुत्र फिर से कहीं ना कहीं उनके विचार मिल गए, उन्होंने फॉर्म जो है वो वापस ले लिया। और ऐसे तो इनका शायद इतिहास भी ये रहा है कि क्योंकि कई बार जो इलेक्शन भी होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, कई बार ऐसा होता है इन्हें लगता है कि ये इस पाले में जाएंगे या उस पाले में जाएंगे, और एंड मोमेंट पर ये कुछ ना कुछ सरप्राइज जो है वो बीजेपी को दे देते हैं। हालांकि बीजेपी माहिर है सरप्राइज देने में, लेकिन यहाँ पर छोटू वसावा हो या महेश वसावा हो, ये जो सरप्राइज देते हैं उससे तो बीजेपी भी भौचक्की रह जाती है। ये बात आपकी सही है, उन्होंने फॉर्म वापस खींचा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि चतुष्कोणीय जंग होगा, वो इसीलिए होगा कि रूठने मनाने का जो सिलसिला होता है वो जाहिर में तो हो गया, जी सबके सामने तो हो गया, जी लेकिन कहीं ना कहीं एक अंटस थी पिता पुत्र के बीच में। उन्होंने कैसे भी करके समाधान उसका खोज निकाला। जी बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाना चाहती थी,
लेकिन उनको सरप्राइज देने के लिए ये वापस पिता पुत्र इकट्ठे हो गए, ये भी बात हो सकती है। जैसे आपने बताया कि छोटू वसावा जो है वो सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, सही बात है। ये अलग अलग पिता पुत्र की उम्मीदवारी को लेके बीजेपी ये ताक में हो सकती है, कांग्रेस भी ये ताक में हो सकता है कि हम कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठाए। बिल्कुल। हम ये पारिवारिक झगड़ों का फायदा कैसे उठाए, इसलिए वो ताक में बैठे थे। लेकिन एन मौके पे ये जो बात हो गई, इसके बाद में जैसे बोलते हैं बीजेपी की भौचक्की रह गई और कांग्रेस भी भौचक्का रह गया कि ये तो हमने जो गणित बिठाया था वो थोड़ा उल्टा पड़ गया। अब उनको नए सिरे से यहाँ तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लड़ाई है वो छोटू वसावा के सामने है जी। नाम बहुत बड़ा है, छोटू वसावा के सामने लड़ाई है। ये रितेश वसावा और फतेह सिंह वसावा के लिए जीतनी शायद इतनी आसान जंग नहीं होगी, कम से कम इस क्षेत्र की बात करें। जी बिल्कुल। जिसके बाद अगर भरूच जिले की बात करें तो भरूच सीट का ही नाम सामने आता है। भाजपा की ओर से रमेश मिस्त्री है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जयकांत पटेल को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और अगर आम आदमी पार्टी की ओर नजर करते हैं तो मनहर परमार का नाम सामने आता है। यहाँ पर भी यही देखा गया है कि मुस्लिम जो मतदाता है उनका प्रभुत्व इस सीट पर माना गया है। जी, भरूच विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुल 2 लाख से ज्यादा वोटर है जी। 1990 से यहाँ बीजेपी जीतती आई है। 1990 से बिपिन चंद्र शाह लगातार 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद में रमेश मिस्त्री, वर्तमान में जो एमएलए है, दुष्यंत पटेल भी लगातार 3 टर्म से यहाँ से चुनते आए हैं। अच्छा, दुष्यंत पटेल जो है वो नायब दंडक के पद पर भी पहुंचे थे, भरूच से आए हुए थे। भरूच बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट है। यहाँ के जो वोटर है उनको ज्यादा मतलब समझाना नहीं पड़ता है कि, क्योंकि ज्यादातर वोटर जो है वो बीजेपी के कमिटेड वोटर है जी। लेकिन इस बार रमेश मिस्त्री जो है वोटरों के लिए थोड़ा सोचने वाला नाम हो सकता है, जबकि कांग्रेस के भी यही हाल है। जयकांत पटेल और मनहर परमार जो कि आम आदमी पार्टी के हैं जी। मतलब तीनों उम्मीदवार वोटरों के लिए फ्रेश जैसे है। बिल्कुल। अगर वोटर ये अगर सोचते हैं कि हम ये तो तीनों एसिड टेस्ट है, तीनों उम्मीदवार, लेकिन जो कम जले कम जलाए ऐसा एसिड इसमें कौन सा है उसको यहाँ पर पसंद करेगी। हालांकि बीजेपी के जो कमिटेड वोटर है वो हो सकते हैं कि सिर्फ कमल को देख के वोट करे, तो रमेश मिस्त्री को यहाँ खास कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पिछले जो उम्मीदवार थे जिसका अच्छा रिकॉर्ड था उनको यहाँ रिपीट ना करना बीजेपी को थोड़ी ज्यादा भागादौड़ी करा सकता है, भरूच की अगर बात करें तो। जी बिल्कुल। इसके बाद अंतिम जो सीट आती है वो अंकलेश्वर के सामने आती है। भाजपा की बात करें ईश्वर सिंह पटेल मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो विजय सिंह पटेल है उनके प्रत्याशी, और आम आदमी पार्टी ने अंकुर पटेल को जो है वो टिकट दिया है। जी 2017 में भी यहाँ ईश्वर सिंह ठाकुर का विजय हुआ था। जी। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक वसाहत अंकलेश्वर में है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो अंकलेश्वर में नहीं है? ज्यादातर की अगर बात करें तो कोई भी प्रकार के केमिकल, चाहे सॉफ्ट केमिकल हो चाहे जलद केमिकल हो, पूरे गुजरात में नहीं विश्व भर में अंकलेश्वर से ही जाता है। अंकलेश्वर की जीआईडीसी ऐसी है जो 365 दिन यहाँ कभी मंदी नहीं आती। जी। अंकलेश्वर के जो उद्योग है कम से कम 1500 से ज्यादा उद्योग गृह, बड़े बड़े उद्योग गृह है। दूसरी बात करें तो इस औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से उनके रोड रास्ते भी अच्छे हैं,
कनेक्टिविटी वाया भरूच होके ऑल ओवर नेशन के अंदर, पूरे देश के अंदर अच्छे से रोड रास्ते से जुड़ी है। रोड रास्ते भी अच्छे चौड़े और मजबूत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ की औद्योगिक वसाहत की वजह से यहाँ बाहर के श्रमिक भी बहुत आते हैं, बाहर के जो टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं वो भी बहुत आते हैं। मतलब स्थानीय गुजरात के जो लोग हैं, जो श्रमिक है, वो तो आते ही आते हैं, यूपी बिहार से भी, पंजाब से भी, जिसमें जैसा कौशल्य अंकलेश्वर के लिए माना जाता है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में से कोई भी कौशल्यवान आदमी है, चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, उसको अपने अंदर समा लेता है। अंकलेश्वर एक ऐसा क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए, जैसे आपने बताया, ईश्वर सिंह पटेल विजयी, यानी कि वल्लभ पटेल और अंकुर पटेल आम आदमी पार्टी के। यहाँ ईश्वर सिंह पटेल जो है, उनके लिए जीतने के चांसेस वैसे अभी जो प्रचार और प्रसार दिख रहे हैं उसमें ज्यादा दिख रहे हैं जी। अंकलेश्वर का जो विकास हुआ है उसमें कभी ओट नहीं आई है, देखने वाली बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गुजरात के कोई भी महानगर को या छोटे नगर को अगर अपनी जीआईडीसी विकसित करनी है तो वो अंकलेश्वर की जीआईडीसी है, उसको देखने के लिए उसके ऊपर संशोधन करने जाते हैं कि भाई ये कैसे विकसित हुई, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से वो काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां से अगर कहीं से माल मंगाना है और वहां से कहीं भेजना है तो कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। अंकलेश्वर के 2, 5, 10 उद्योगपतियों को मिलके ये पूरी बात जान सकते हैं। कोई भी नगर पालिका हो या महानगर पालिका, जिसको अपने क्षेत्र के अंदर जीआईडीसी विकसित करनी है, नहीं जी। अंकलेश्वर के अंदर विदेश से भी लोग बहुत आते हैं यहाँ का अभ्यास करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि ये जीआईडीसी कैसे चल रही है जी। ज्यादातर जो केमिकल उद्योग है वो जोखिम उद्योग में खास करके माना जाता है जी। अच्छा, अंकलेश्वर के अंदर हर एक प्रकार के केमिकल, चाहे फर्नीचर के लिए केमिकल हो, कपड़े के लिए केमिकल हो, मेडिसिन के लिए केमिकल हो, टाइल्स के लिए केमिकल, मतलब कोई भी चीज जैसे आप ले लीजिए, प्लास्टिक के लिए केमिकल हो, कोई हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं केमिकल कंपाउंड का यूज तो होता ही होता है। वो ये पूरे गुजरात के अंदर, देश के अंदर अंकलेश्वर एकमात्र जीआईडीसी ऐसी है जो ऑल ओवर देश में तो सही है, ऑल ओवर वर्ल्ड को सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड प्रोवाइड कर रही है देश के अंदर। जैसे चाइना के अंदर जैसे माना जाता है कि सेमीकंडक्टर चिप है वो चाइना के अंदर ही बनती है, बाकी दूसरे किसी देश का डंका नहीं बजता उसमें, और ना ही आने वाले थोड़े 1-2 दशक में कोई देश चाइना जितनी सेमीकंडक्टर चिप बना पाएगा, उसके अंदर उसकी मास्टरी है। ऐसे अंकलेश्वर के अंदर केमिकल कंपाउंड की जो इंडस्ट्रीज फुली फाली है, उसकी मास्टरी है। हालांकि ये बात अलग है और दुख की भी है कि नशे के लिए जो केमिकल का यूज होता है वो भी कहीं ना कहीं अगर ज्यादा पकड़ा जाता है तो यही क्षेत्र से पकड़ा जाता है। बिल्कुल, एक सरकार के लिए थोड़ी सोचने वाली बात होनी चाहिए जी जी। बिल्कुल। वैसे तो भाजपा की बात करें अगर इस सीट पर, तो ईश्वर सिंह पटेल को ही इन्होंने फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो लगातार 4 बार जीत चुके हैं यहीं से, 4 टर्म से, और देखा जाए तो वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। यानी अब देखना यही होगा कि फिर से एक बार वो कितनी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं, क्योंकि पिछली बार का भी मार्जिन है वो 46,912 था, यानी काफी अधिक था। लेकिन मार्जिन इस बार इतना यहाँ इस सीट पर रहेगा नहीं जी। बीजेपी का हो सकता है जीत जाए, लेकिन मार्जिन अभी सभी पिछली बार जो बीजेपी ने जो 99 सीटें जीती थी उसके अंदर जो जीत का मार्जिन था वो, और कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी उसके अंदर जीत का जो मार्जिन था वो, इस बार हर एक बैठक में, तमाम बैठक में ये मार्जिन पहले जितना रहने वाला नहीं है, कम से कम इस बार के चुनाव की बात करें तो। बिल्कुल।
क्योंकि जो निर्दलीय पहले खड़े रहते थे वो 1000, 2000, 3000 ज्यादा से ज्यादा इतना वोट काटते थे जी। उनका प्रचार जो होता है, प्रसार जो होता है, वो एक सीमित क्षेत्र के लिए रह जाता था। लेकिन आम आदमी पार्टी कम से कम सारे क्षेत्र के अंदर प्रचार और प्रसार भले छोटे पैमाने पे करती है लेकिन कर तो सकती है जी। तो वोट काटने की संभावना निर्दलीय के मुकाबले इनकी आम आदमी पार्टी की ज्यादा है। वो ज्यादातर ये माना जाता है कि जो जीतने वाली पार्टी है उनका थोड़ा बहुत नुकसान करने के लिए ही आई है। हाँ, एक बात जरूर है कि जहां जो सीट पर पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था उसमें आम आदमी पार्टी जरूर निर्णायक बन सकती है। और अच्छा, वही निर्णायक भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2024 के चुनाव में वो अपनी रणनीति भी बनाएगी। बिल्कुल। और हो सकता है कि जो चुनावी क्षेत्र के अंदर वो हारने और जीतने का जो अपना तय करेगी वो 2024 में हो सकता है कि वो कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर ले। विचारधारा की अगर बात करें तो ये मायने नहीं रखती। विचारधारा जो है वो राजनीति में एक चुनावी जुमला होता है, कहने की बात होती है। विचारधारा को पकड़ के, विचारधारा को बांध के कोई पार्टी चल नहीं सकती। वो इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि राजनीति जो है वो एक ऐसा गेम है कि जहां आप कोई भी एक ही विचारधारा को अगर पकड़ के रखते हैं तो वो विचारधारा के साथ जुड़े हुए वोटर है वो ही आपके साथ जुड़ेंगे। विचारधारा जो होती है राजनीति कोई भी पार्टी की वो रबर बैंड जैसी होती है, फ्लेक्सिबल। वो जब चाहे उसको खींच के ऐसे दिखा देते हैं, जब चाहे उसको सिकुड़ के ऐसा दिखा देते हैं कि ये हमारी विचारधारा है। बदली भी जाती है। विचारधारा के नाम पर लोगों को और कुछ भी समझाया जाता है, अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से समझाया जाता है कि हम हिंदुत्ववादी विचारधारा की पार्टी है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लेते हैं बीजेपी को, लेकिन जब समय और मौका देखते हैं तो वो भी फ्लेक्सिबल हो जाती है जी। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए। कांग्रेस भी ये अगर बोलती है कि हमारी जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा है, लेकिन जहां हिंदुत्व की बात आती है जी, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती है तो देखा हुआ है, हमने, लोगों ने देखा हुआ है, वो भी गोल टोपी छोड़ के केसरी खेस पहन लेते हैं, मंदिरों में भी चले जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं जी। तो विचारधारा की जो बात कोई पार्टी अगर कर रही है, जहां पर सीट में विजय हासिल करना है तब जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है, ये जो सिद्धांत है या मुहावरा कहा जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी तरीके से लागू कर देती है। जहां जाएंगे वहीं के हो जाएंगे जी। अच्छा, अभी जो वोटर है, आजकल का जो वोटर है, खास करके मैं ये बात एक आध दिन पहले भी कहना चाहता था जी, कि इस बार के चुनाव में जो यंग वोटर्स हैं, जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं, उसकी निर्णायक भूमिका रहेगी जी। वो इसलिए कि जो पुराने वोटर हैं उसमें से ज्यादातर वोटर जो है वो कोई ना कोई पार्टी के कमिटेड वोटर रहे हैं, लेकिन जो यंगेस्ट वोटर है, जो इस बार पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है। वो सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर चल रहे प्रचार को देखते हैं। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के अंदर जो पार्टी सबसे ज्यादा अपना पावरफुल सोशल इंजीनियरिंग आजकल कर रही है, उनको वो वोट देंगे। उसमें बीजेपी और आम आदमी दोनों का नंबर आता है। कांग्रेस सोशल मीडिया की जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी पिछड़ी हुई है जी। उनका ऐसा नेटवर्क पावरफुल नहीं है। बाकी आप देखिए, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के कोई भी नेता ने या आपके कोई नेता ने अगर कोई भी बयान ऐसा थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा दे दिया जी, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो शीर्ष नेतृत्व से तो बाद में आती है।
पहले उनका जो सोशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इतना एक्टिव हो जाता है, तुरंत ही व्हाट्सएप पे ले लो, ट्विटर पे ले लो, फेसबुक पे ले लो, इंस्टा, इतनी पोस्ट चला देंगे वो कि लोग को, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश हो जाएंगे। जैसे अभी कांग्रेस के एक नेता ने नरेंद्र मोदी के लिए कल या परसों जो बोला कि हम उसकी औकात दिखा देंगे, तुरंत ही मोदी ने ये सुरेंद्रनगर की जो उसकी जनसभा थी उसके अंदर ये शब्द पकड़ लिया। देखिए आप, एक सेकंड भी नहीं गवाए। ये देखो कांग्रेस के नेता मुझे मेरी औकात दिखाना चाहते हैं। अभी मेरी औकात तो कुछ है नहीं, माई बाप ऐसे करके हाथ जोड़ दिया, तालियां। तो उनकी पुरानी ये स्टाइल रही है। राहुल गांधी के साथ भी उनका जो संसद का किस्सा था वो काफी वर्णनीय है। राजनीति के अंदर जो है ऐसा है, क्रिकेट मैच जैसा है या सरहद जैसा है, सरहद के युद्ध जैसा है। आप क्रिकेट भी खेलना चाहते हो ग्राउंड में और सामने वाले बॉलर को ये भी बोलते हो कि भाई थोड़ी सी धीरे से बॉल फेंकना, मुझे लग ना जाए, तो वहां तो क्रिकेट का युद्ध चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप फील्डर को या बोल रहे हो कि मेरा कैच छोड़ देना, तो वो तो छोड़ेगा नहीं। अगर आपको सरहद पे लड़ाई पे जाना है तो दुश्मन को आप कह नहीं सकते कि भैया गोली मुझे यहां मत मारना, पैर पे मारना या हाथ में मारना। ये एक चुनावी युद्ध इसीलिए तो कहते हैं। युद्ध के अंदर सब कुछ जायज है, इसके अंदर मौका जो चूक जाता है, जो छूट जाता है, कैच छूट जाता है, वो नहीं चलता यहाँ। और नरेंद्र मोदी तो कैच छोड़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कैच पकड़ने में माहिर है, बैटिंग करने में भी माहिर है। बैटिंग करते समय अगर बैट्समैन जो है एक क्षण के अंदर भी विचलित अगर हो जाता है तो या तो क्लीन बोल्ड हो जाता है या कैच आउट हो जाता है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो ऐसे मैच नहीं खेलते, वो जानते हैं कि कौन सा मौका है। इस बार देखिए आप, हर बार ऐसा कांग्रेस का नेता जो है वो कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी आखिरी मौके पे कर देते हैं। आखिरी मौके पे कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे शीर्ष नेता हो, चाहे उसके कोई मंत्री मिनिस्टर रहे हो या कोई पूर्व एमएलए रहे हो, जो पकड़ लेते हैं तुरंत, हालांकि उसका खास मायना नहीं होता है, लेकिन वोटरों के मन में ये चीज बतानी। हालांकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि लोग अभी जो वोट कर रहे हैं वो बीजेपी को नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कर रहे हैं। कम से कम गुजरात की अगर बात करें तो वो मौका वो हाथ से क्यों जाने देंगे। तो यही उनकी खासियत है। अभी वो चलाएंगे, अभी वो बहुत चलाएंगे कि भाई मुझे तो इन लोगों ने मेरी औकात दिखा दी, मेरी औकात दिखा दी। एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेनिंग चल जाएगा, एक आध दो दिन में देखिएगा, औकात शब्दों को लेके एक कैंपेनिंग चलेगा। यहीं पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो गलती करती है, ऐसी गलती बीजेपी नहीं करती है। इसलिए उनके मतलब जो सीट पे हारने की संभावना भी होती है, उनको वो जीत में आखिरी मौके पे तब्दील करने की वो रखते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी है सोशल मीडिया पर इस तरीके से कैंपेन चलता है कि फिर कहीं ना कहीं वोटर भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और शायद हो भी सकता है कि नाराजगी के जो मुद्दे असली होने चाहिए, महंगाई है या फिर कोई और मुद्दा हो किसानी से जुड़ा हुआ, वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये डाल दिया जाता है कि देखिए ये हमारे लिए अगर ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप तो आम जनता हो, आपको तो क्या नहीं कहेंगे। और वहीं पर सारे महंगाई से लेके सारे ही मुद्दे धुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक कहा जी। पंकज जी आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया आपका। तो आज सह और मात कार्यक्रम में हमने बात की भरूच जिले की सीटों के बारे में, और हमने आज ये भी बात की कि नर्मदा जिले की जो 2 सीटें हैं उस पर गणित क्या कहता है, इतिहास क्या रहा है, या अभी कौन से प्रत्याशी जो है वो खड़े हैं। अब देखना यही रहेगा कि सह और मात कौन किसे दे जाता है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र है, इसलिए जनता ही तय करेगी कि किसका जो है वो विजयी होता है और कौन है जो है इसे इस बार हार का सामना करना पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।